सुप्रभात। सीजीटेट, सीटेट और शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आज हम सीखना एवं शिक्षा शास्त्र को देखने वाले हैं। अब यहाँ से कुल टोटल 10 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, तो एक ही वीडियो में हम 10 नंबर को कवर करने वाले हैं। और वैसे बाल विकास में मेरा 30 में 26 नंबर आया था, तो आप इतना तो यकीन कर सकते हैं कि मुझे कुछ न कुछ अवश्य आता है और मैं गवर्नमेंट लेक्चरर हूँ। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं शिक्षा शास्त्र। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सीखना। बिना किसी प्रक्रिया के हम कार्य को सीख नहीं सकते हैं। यदि शिक्षक अपने शिक्षक कार्य को पूरा करते हुए बच्चों को सिखा रहा है और बच्चे उसे पूरी तरह से नहीं सीख पा रहे, तो शिक्षण का उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, कि यदि बच्चे को सिखाया जाए तो क्यों नहीं सीख पाता है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं आनुवांशिकता। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि बच्चे में कोई चीज़ आनुवांशिक है तो उसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखा नहीं किया जा सकता। अब मान लीजिए कि जैसे आनुवांशिक रूप से बच्चे जो है वो बहरे हैं, या बच्चे जो है हल्का सा गूंगे हैं, आनुवांशिकता के रूप में है, तो उस स्थिति में भी लर्निंग प्रोसेस में दिक्कत जाती है। अगला देखिए पर्यावरण। इसका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जहाँ पर बच्चा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चारों ओर से घिरा हुआ रहता है, उसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं। तो हमारे पर्यावरण भी अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अगला देखते हैं व्यक्तित्व। तो यह मुख्य रूप से आनुवांशिकता और पर्यावरण पर ही निर्भर करता है। अनुभव, प्रशिक्षण। तो यहाँ पर एक वैज्ञानिक के द्वारा कुछ डिफाइन किया गया वुडवर्थ के द्वारा, तो उसको पहले देख लें हम। तो वुडवर्थ नामक वैज्ञानिक ने इसको डिफाइन किया था, व्यक्ति को नवीन ज्ञान या जो नवीन प्रतिक्रिया है उसको प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम आदत, अभिवृद्धि और ज्ञान का अर्जन होता है। तो यहाँ पर हमने अधिगम को डिफाइन किया। आगे जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, व्यक्ति का अधिगम कहाँ से प्रारंभ होता है, यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। तो व्यक्ति का अधिगम गर्भ से ही शुरू हो जाता है, और बच्चा जैसा ही जन्म लेता है वह कुछ न कुछ वातावरण से सीखने लगता है। तो चलिए सबसे पहले सीखना का अर्थ क्या होता है, इसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सीखना सीखना एक प्रक्रिया है जिसके कई चरण हो सकते हैं। सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो कई बार ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मान लीजिए पहला दिया रहेगा सीखना एक प्रक्रिया होता है, सीखना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब हम किसी विषय पर सोचते हैं तो हम उसके बारे में विश्लेषण कर रहे होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। इसी प्रकार से कुछ बिंदुओं को और देख लें। सीखना एक अनुकूलन होती है, सीखना एक विकास होती है, सीखना एक परिवर्तन होती है, और सीखना सार्वभौमिक होती है। तो इस प्रकार से जो मेन पॉइंट होता है उसको आप बिल्कुल यहाँ पर देखते जाइए, क्योंकि समय ज़्यादा बचा नहीं है। अब मुश्किल से आपका 12 दिन बचा है, उस स्थिति में मेन पॉइंट को हम कवर करें। जैसा कि हमने अभी देखा था, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले आनुवांशिकता। उम्र के साथ साथ सबका विकास होता है, लेकिन सबका समान विकास नहीं हो पाता। उनमें आनुवांशिकता की प्रमुख कारण होती है। दूसरा देखिए पर्यावरण। यह भी हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। अगला इसमें व्यक्तित्व। व्यक्तित्व भी अधिगम को सीखने को प्रभावित करता है। अगला देखते हैं इसमें अनुभव और प्रशिक्षण। तो चलिए नेक्स्ट इसमें देख लें आप,
आगे जो है, अब इसमें हम लोग देखते हैं सीखने या अधिगम की विशेषताएं। सीखना एक प्रक्रिया होती है, सीखना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, यह स्वाभाविक होती है। सीखना ट्रांसफर हो सकता है, स्थानांतरित हो सकती है, जो कि शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक भी हो सकता है। सीखना ज्ञानात्मक, क्रियात्मक प्रक्रिया होता है, सीखना रचनात्मक होता है। सीखना अपने आप में एक प्रयोजन होता है, सीखना एक अनुकूलन होता है, और सीखना परिवर्तन होता है। कुछ वैज्ञानिकों ने अधिगम को सीखने को परिभाषित किया था, हम उसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए देखते जाइए, समय भी देख लेते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट इसमें देखिए, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, इस स्किनर ने कहा। अधिगम आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, क्रो एंड क्रो ने कहा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हो जाते हैं बाल विकास में। सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्रकट होता है, क्रेनबैक ने कहा। लेविस के अनुसार अभ्यास और अनुभूति से व्यवहार में परिवर्तन होना सीखना है। वुडवर्थ ने क्या कहा, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करना सीखना है। गेट्स के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन सीखना है। और गिलफोर्ड ने कहा, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन सीखना होता है। तो यहाँ पे जो गिलफोर्ड है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर परिभाषा। अब हम बाल विकास, शिक्षा शास्त्र और सीखने से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने वाले हैं। और मैंने आपको शुरू में बताया कि यहाँ से कुल टोटल 10 नंबर का सवाल आ रहा है, तो आप मेन पॉइंट को अच्छे से देखते जाइए। कम से कम यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन तो अवश्य फंस जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते जाइए। विकास की प्रक्रिया बालक में कब से प्रारंभ होती है? जन्म से पूर्व। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। विकास की कितनी अवस्थाएं होती है, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 अवस्था होती है। वुडवर्थ ने परिभाषित किया था, वातावरण में जब सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने से प्रभावित किया है। तो इसे किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा, वंश अनुक्रम के निर्धारक होते हैं जीन्स, जिसको डीएनए आरएनए वगैरह बोलते हैं। कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती? तो विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा जा सकता है। शैशव काल का नियत समय होता है 5 से 6 वर्ष। बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव होता है? विकास सामान्य से तीव्र होता है। विकास एक प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। अधिगम भी निरंतर चलने वाली ही प्रक्रिया होती है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास कितना होता है? तो बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास होता है 90%। अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है स्वयं के अध्ययन पर। बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, कोलेसनिक ने कहा। जब हम किसी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय उसके कार्य क्षमता से होता है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो उसका उत्तर आ जाएगा किशोरावस्था। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पूरक होते हैं। चारित्रिक विकास का प्रतीक है उत्तेजना। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उत्पत्ति मूलक विधि। किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी होती हैं? शारीरिक विकास की समस्या, समायोजन, काम और संयोगात्मक समस्याएं। शैशवावस्था कब से होती है? जन्म से 6 वर्ष मानते हैं इसको, ऐसे तो यहाँ पे 7 लिखा है, बाकी हम इसको 6 वर्ष ही मान के चलते हैं। शिशु का विकास प्रारंभ होता है या अधिगम प्रारंभ होता है गर्भकाल से ही। बाल्यावस्था के लिए नींद पर्याप्त होती है 6 घंटे। बालिकाओं की वृद्धि, लंबाई में वृद्धि कब तक होती है? 16 वर्ष तक होती है। रॉस ने विकास के
विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारण किया है 12 से 18 वर्ष तक। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं नहीं होती है क्या? मानसिक विकास। किशोरावस्था में मानसिक विकास नहीं हो पाता है। उसके पश्चात यहाँ पे देखते जाइए, उत्तर बाल्यकाल का समय होता है 6 से 12 वर्ष। बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं होती है अंतर्मुखी विकास। विकासवाद के समर्थक होते हैं डीके एवं बूस, गॉल्टन, डार्विन। मनुष्य द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है तो उस विधि को हम लोग कहते हैं आत्मनिरीक्षण विधि। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उत्पत्तिमूलक। प्रयोगात्मक वृद्धि में समस्या नहीं करना होता है, समस्या का चुनाव। मानव विकास किन दो कारकों पर निर्भर करता है? जैविक और सामाजिक। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो मानव विकास होता है वह जैविक और सामाजिक चीजों पर निर्भर करता है। शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न करता है संवेगों से। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं शिक्षा शास्त्र के बारे में। इसके पहले हमने अधिगम, सीखना और उनसे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टों को देखा। तो आगे देखिए, शिक्षा एक सजीव गतिशील प्रक्रिया होती है। इसमें अध्यापक और शिक्षार्थी के मध्य एक अंतः क्रिया होती है और संपूर्ण अंतः क्रिया किसी लक्ष्य की ओर हमें उन्मुख करती है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं शिक्षण के सिद्धांत। सबसे पहले देखिए क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। बालक स्वभाव से ही क्रियाशील होते हैं। यदि बालकों को देखें तो क्या होते हैं? वो स्वभाव से ही क्रियाशील होते हैं। निष्क्रिय बैठना उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है। उनके हाथ पैर इंद्रियां को प्रयोग में लाने पर अत्यंत आनंद की प्राप्ति करते हैं। स्वयं करके भी बालक कुछ न कुछ सीखता है। तो हमें चाहिए कि हम बालक को स्वयं करके सीखने को ज़्यादा प्रेरित करें। दूसरा इसमें देखते हैं विभाजन का सिद्धांत। तो यह भी एक सिद्धांत है सीखने का या शिक्षा शास्त्र का। संपूर्ण पाठ्य वस्तु बालक के सम्मुख एक साथ प्रस्तुत नहीं की जा सकती। उसे उचित खंडों, इकाइयों द्वारा हमें प्रस्तुत करना चाहिए। अगला देखते हैं इसमें पुनरावृत्ति का सिद्धांत। बालक के दिमाग में कोई चीज तभी बैठ सकता है जब बार बार उस चीज को आवृत्ति किया जाए, बार बार उस चीज को समझाया जाए। अगला इसमें देखते हैं शिक्षण सूत्र भी। तो कुछ शिक्षण सूत्र होता है जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर। बालकों को सिखाने के लिए हम लोग ज्ञात से अज्ञात की ओर का प्रयोग करते हैं। जो चीज़ें हमें पता होता है हम उस चीज़ से एक ऐसे टॉपिक पर ले जाते हैं जो बालक को पता नहीं होता, तो उसी को कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। उसके बाद सरल से कठिन की ओर, कि हम सिंपल चीज़ों से उसको टफ चीज़ों की ओर, कठिन चीज़ों की ओर ले जाते हैं। अगला इसमें देखते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो देखिए इसमें क्या होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। सूक्ष्म और अमूर्त विचारों को सिखाते समय उनका प्रारंभ आसपास की स्थूल वस्तु या सूक्ष्म विचारों से करना चाहिए। बालक की शिक्षा सदैव स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं और नियमों से नहीं। अगला इसका देखते हैं विशेष से सामान्य की ओर। तो यह भी एक तरीका होता है कि विशेष चीज़ों से हम उसको सामान्य चीज़ों की ओर अवगत कराते हैं। इसका उपयोग मैथ्स विज्ञान में ज़्यादातर किया जाता है। अनुभव से तर्क की ओर, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि व्यक्ति को, बच्चे को जिस चीज़ का अनुभव है हम उस अनुभव से उसे तर्क की ओर ले जाएं। वो जो चीज़ जानता है उसे हम लेकर बाकी चीज़ों को सिखाने का प्रयास करें। उसके बाद पूर्ण से अंश की ओर, ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अनिश्चित से निश्चित की ओर, इसको देखिए इस सूत्र के अंतर्गत स्पष्ट और अनियमित ज्ञान को स्पष्ट और नियमित करना होता है। मतलब हम बालकों को सबसे पहले ऐसा परिचय दें, बताएं जो बालकों को ना पता हो, फिर उस चीज को पता लगाने का हम प्रयास करें। अगला देखिए तर्कपूर्ण विधि, प्रकृति का आधार।
अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें शिक्षण अधिगम के प्रमुख अभिकरण, मतलब कुछ नियम वगैरह भी बनाए गए थे। जैसे जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान जिसको डाइट बोलते हैं, यशपाल समिति 1990 में बना, शिक्षक अभिभावक संघ बनाया जाता है और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1986 में चलाया गया। इसी प्रकार से बाल अधिकार भी हमें दिए गए हैं। बाल अधिकार में क्या होता है, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी संस्थान में, फैक्ट्री में काम कराना अपराध है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 14 वर्ष तक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य